गुड मॉर्निंग। आज मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। इन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे इस टाइप के नंबर आते हैं आपके पास, उन दो नंबरों का कंपैरिजन करना, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, या उनको 3 नंबर दे दिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसके बारे में हम इसको कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब मैं इसको ना इस पर्टिकुलर इस केस को ना लेके इन जनरल केस लेते हैं। अब मैंने 3 नंबर मान लिए। कौन कौन से मान लिए? एक तो मान लिया मैंने n-1 रेज टू पावर n+1। ठीक है। एक मान लिया n रेज टू पावर n, और एक नंबर मान लिया मैंने n+1 रेज टू पावर n-1। यही है ना, इसी टाइप के कॉम्बिनेशन है ना ये सारे। ठीक है। तो हम इसको इन जनरल डिस्कस करते हैं। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n-1 रेज टू पावर n इंटू n-1। ठीक है। ये क्या है n रेज टू पावर n, और ये क्या हो जाएगा n+1 रेज टू पावर n, और ये n+1 रेज टू पावर -1। ठीक है। तीनों को एक साथ डिस्कस करेंगे ताकि लास्ट में रिजल्ट आएगा उसको कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया n रेज टू पावर n से, इसको भी। ठीक है। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये पावर सेम है तो बेस अंदर चला जाएगा, और बेस से डिवाइड कर दिया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 माइनस रेज टू पावर n इंटू n-1। यहाँ से n की पावर n से n की पावर n कैंसिल हो गया, ये बन गया 1, और ये क्या बन गया 1 + 1/n रेज टू पावर n, और इसको मैंने -1 पावर थी तो मैंने 1/1 n+1 लिख दिया। क्लियर? अब देखो यदि n की वैल्यू है ना बहुत ज़्यादा लार्ज है, एक फार्मूला है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + लैम्बडा डिवाइडेड बाई n की पावर n किसके बराबर होगा? e रेज टू पावर लैम्बडा के बराबर होगा। ई क्या है? इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू ई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो 2.71828 करके ऐसे होती है। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 2.7 मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 मान लो आप इसको। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लैम्बडा की वैल्यू -1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ई रेज टू पावर -1 इस कंप्लीट की, और इंटू n-1। ठीक है। ये तो 1 है ही, इसमें कुछ करना ही नहीं, और इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ एक और सिंप्लीफाई, n-1 डिवाइडेड बाई ये 1 हो गया, और ये तो यही है। और हमने क्या माना है कि n की वैल्यू लार्ज है, मतलब 2-3 तो है नहीं, ज़्यादा ही बड़ी है, तो लार्ज वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म ध्यान से देखो, n की लार्ज है, ये दो अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम वैल्यू 3 मान लो इसकी, 2.718 है, तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, और ये 1 है, और ये हमेशा क्या होगा, लेस देन 1। क्लियर? तो इससे क्या निष्कर्ष निकल गया? इससे निष्कर्ष निकल गया n-1 रेज टू पावर n+1 ग्रेटर देन होगा n रेज टू पावर n से, और ये ग्रेटर देन होगा n+1 रेज टू पावर n-1 से। ठीक है। लेकिन मैं ना कि यहाँ पे एक कंडीशन और इम्पोज कर देता हूँ, क्या कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए। क्यों? इसको भी मैं वेरीफाई करके दिखाऊंगा। यदि 5 n की वैल्यू इससे छोटी होगी तो ये क्यों नहीं वेरीफाई होता, क्यों नहीं सेटिस्फाई करके ये इनइक्वलिटी। ठीक है। n की वैल्यू हमने 1 मान ली, तो ये टर्म क्या होगी 1 - 1 0 ग्रेटर देन 1 की पावर 1 ग्रेटर देन 1 + 1 2 2 रेज टू पावर 0, ये भी क्या 1। तो इनमें से कोई भी इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं करती। यदि मैं n = 2 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 1 1 की पावर 2 + 1 3, और ये ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर 2 वो क्या होता है 4, और ये ग्रेटर देन 2 + 1 3 3 रेज टू पावर 1 वो क्या 3, और ये 1 की पावर 1 3 तो 1 ही हुए। तो भी ये ओनली ये इक्वलिटी तो सेटिस्फाई करती है, लेकिन ये इनइक्वलिटी तो अब भी सेटिस्फाई नहीं करती। तो अभी भी क्या है, ये पूरी की पूरी इनइक्वलिटी क्या है, सेटिस्फाई नहीं करती। अब चलो n = 3 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 1 2 2 रेज टू पावर 3 + 1 4 ग्रेटर देन 3 रेज टू पावर 3 ग्रेटर देन 4 रेज टू पावर 2। अब देखो ये क्या है 16, ये कितना 27, और ये भी क्या है 16। तो अब भी क्या है, ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही। n = 1 में भी नहीं हो रही, n = 2 में, n = 3 में भी नहीं हो रही, n = 4 में चेक करते हैं भाई। n = 4 होगा तो ये 3 रेज टू पावर 5 हो जाएगा। ठीक है। ये ग्रेटर देन 4 रेज टू पावर 4, और ये ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर 3। वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या 9 × 81 क्या 243, और ये वैल्यू कितनी हो 16 16 256, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 × 5 125। तो अब भी ये तीनों इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब n = 4 के लिए भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। एक चीज़ देखिए कि ये वैल्यू है ना, एक्सेप्ट n = 1 को छोड़ के ये वाली इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है, पर ये नहीं सेटिस्फाई हो रही। चलो भाई n = 5 के लिए देखते हैं। n = 5 के लिए ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 6 ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 5,
और ये क्या हो जाएगा 6 की पावर 4, ठीक है। यदि इसकी वैल्यू निकाल लेंगे ना 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 की वैल्यू होगी 4096 और 5 की पावर 5 की वैल्यू होगी 25 25 725 3125, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। और ये कितने होगी 6 36 1296। अब देखो ध्यान से, ये बड़ा है ना इससे, तो ये मतलब ये इनइक्वलिटी अब सेटिस्फाई हो रही है। यदि n इजिकल टू 6 लेंगे ना तो इस केस में क्या हो जाएगा 5⁻⁷ और ये क्या बन जाएगा 6 की पावर 6 और ये हो जाएगा आपका 7 की पावर 5। इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 की पावर 7, ये होती है 78125 और 6 की पावर 6 किसके बराबर होती है, ये वैल्यू होगी आपकी 46656। 7 की पावर 5 किसके बराबर होगी 16807 के बराबर होगी, ठीक है। अभी भी देखो ये वाली इनइक्वलिटी अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है ये वाली इनइक्वलिटी पूरी कंप्लीटली सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये कंडीशन लिखी है कि यदि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगी तो ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी। अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन आता है मैंने ये, यदि मैं अब इनइक्वलिटी कौन सी बन गई हमारी, उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। वो बन गई कि n-1 ग्रेटर देन किसके होगा n की पावर n और ग्रेटर देन n+1 n-1। अब मैं यहाँ पे n इजिकल टू 100 पुट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 99 ग्रेटर देन 100 की पावर 100 और ग्रेटर देन ये कितना हो जाएगा 101 देखो ध्यान से, यदि बेस एक एक बढ़ रहा है ना तो पावर एक एक घट रही है, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। यदि इसमें आता है कि किन्हीं दो नंबर का कंपैरिजन आता है, इन दो का कर दो, इन दो का भी कर सकते, इन दो का भी कर सकते, यहाँ से क्या लिख सकते 99 की पावर 101 ग्रेटर देन 100 की पावर 100 और क्या बन जाएगा 100 की पावर 100 ग्रेटर देन 101 की पावर 99। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या ऐसे भी पूछ सकता है ना ग्रेटर देन 101 की पावर 99 यदि, ठीक है। तो ऐसे कंपैरिजन करके हम इसको निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप याद करना आगे है ना कम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे भी और किसी एग्जाम में भी, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें ना बहुत काम आने वाला रिजल्ट है, क्लियर, ठीक है। यदि यहाँ पे हो सकता है n की वैल्यू, यदि इनकी जगह और कुछ टर्म दे दें तो इसमें n की वैल्यू चेंज कर लो, उसकी वैल्यू निकाल लो और उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं ना इजीली कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा हो सकता है, या उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना तो कैसे लिखेंगे, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ दूसरा टॉपिक लेके आएंगे ऐसे इन जनरल, ठीक है ना। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और इसको शेयर जरूर करते रहना, ठीक है। ओके, थैंक यू।